गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आर पेपर, मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सबको ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है उसकी जो हमारी पहला अध्याय है वास्तविक संख्या है, उसका प्रश्नावली जो है 1.2 हम लोग को यहाँ से देखना है। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो बनाए कक्षा 10 से संबंधित उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। आइए बिना समय गंवाते हुए पहला सवाल की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं तो किसी अंक या किसी संख्या को ऐसा गुणनखंड करें जिसको हम और आगे ना तोड़ पाए। जैसे हमने 4 को तोड़ा तो क्या हुआ, 4 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2, अब 2 को हम और आगे नहीं तोड़ सकते, इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे मान के चलो 6 है तो इसको हम तोड़ेंगे अगर तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 गुणे 3, है ना। अब अगर हम बात करें कि इसे मान के चलो कि हमने क्या किया, 8 को तोड़ा तो 4 गुणे 2, क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम 4 को और 2 खंड में तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2। अब ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, ना कि ये कहलाएगा। समझ गए? मतलब अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है किसी संख्या या अंक का ऐसा गुणनखंड करें जिसको हम और आगे ना तोड़ पाए, उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो आपको यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं तोड़ पा रहे हो तो उसको हम तोड़ने की तरीका बता रहे हैं। देखिए पहला नंबर सवाल है, लिखेंगे हल। क्या है? 140 को हम पहले इस तरह से तोड़ेंगे, 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 0 ताली 70 बचा, 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 35 आया। अब 5 चला दिए, 5 सत्ते 35 और 7 एकन्नम 7। अब इसका अभाज्य गुणनखंड आप लिखोगे, अभाज्य गुणनखंड किसका लिखना है? 140 का। 100 क्या लिखा हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 1, क्योंकि 1 को भी शामिल करना है। देखिए 2 यहाँ पर 2 बार लिखा है, मतलब इसका हम पावर के हिसाब से चढ़ा सकते हैं। तो 1 1 2, यानी 2 के पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7, है ना, गुणे 7 और गुणे 1। ठीक, तो ये इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। सवाल नंबर 100 दूसरा जो है, इसको जब हल करेंगे, देखिए अब आप लोग वीडियो को रोकिए और इसको हल करना शुरू कीजिए, बाकी तो हम समझा ही रहे हैं आप लोग को, है ना। देखिए ये क्या है, 156, इसको हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, और जिसे 2 सत्ते 14, 1 बचा हो गया 16 और 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काटेंगे तो 2 तिया 6, 1 बचा 18 हो गया और 2 9 18। अब 2 से कटेगा नहीं तो क्या चलाएंगे, 3 चलाएंगे। चलिए 3 चलाइए। देखिए 3 एकन्नम 3 और 3 तिरिक्का 9, 13 केवल खुद से कटती है तो 13 एकन्नम 13। लिखेंगे आप क्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए ये लिखा कितना है, 156, किससे किससे कटा हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 और गुणे 1। 2 2 बार है ना, इसलिए इसे हम पावर के रूप में लिखेंगे, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 और गुणे 1, है ना। तो ये हो गया सवाल नंबर दूसरे का गुणनखंड, है ना। सवाल नंबर तीसरा देखिए, सवाल नंबर तीसरा की अगर हम बात करें, इसको हल करेंगे जब, तो क्या लिखा हुआ है, 38 25। देखो लास्ट में अगर 5 है तो कि तो वह संख्या, लास्ट में अगर 5 है तो वह संख्या 3 से कटेगी या 5 से कटेगी। 3 से अगर हम चलाकर देखें तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। कैसे हमने काटा है, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 होगा, 3 पचे 15। फिर 3 चलाएंगे अगर तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 1 बचा 15 होगा, 3 पचे 15। फिर अगर हम 3 चलाएं तो 3 से अभी कटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ 3 से चलेगा नहीं, क्योंकि 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12, 5 बच जाएगा और 3 एकन्नम 3 2 शेष रह जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अब चलाएंगे 5, तो 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, 2 बचा 25 हो गया और 5 पचे 25। फिर 5 चलाएंगे तो 5 एकन्नम 5 और 5 सत्ते 35 और फिर चलाएंगे क्या, 17, तो 17 एकन्नम 17। लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, है क्या, 38 25, किससे कटा हुआ है, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। हमने लिखा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। अब देखिए जो 2 बार है या 3 बार है उसके पावर के हिसाब से लिख देंगे।
तो 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 के पावर 2 हो गया, गुणे 5 कितने बार है, 2 बार है, तो 5 के पावर 2 हो गया, और गुणे में 17 और गुणे में 1, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये हुआ। ठीक, देखिए पहले का चौथा नंबर सवाल इसको भी लगाना है, तो चौथा नंबर सवाल को हम हल करेंगे। क्या लिखा हुआ है, लिखा है 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड करो आप। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 00 5 एकम 5। अब चलाएंगे 5 के बाद क्या चलाएंगे, 7, तो 7 एकम 7, 3 बचा होगा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 21 और 7 त्रिक 21। अब चलाएंगे यहाँ पर क्या 11, तो 11 एकम 11 कितना बचा, तो यहाँ पर बचा 3 हो गया 33, 11 ते 33, और फिर काटेंगे इसको हम 13 से, तो 13 एकम 13। लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसका लिखना है, तो 5005 का, बराबर कौनी कौनी संख्या से कटी है, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 1, ये अभाज्य गुणनखंड है। क्योंकि हम इसको और आगे अब नहीं तोड़ सकते, किसको, इन संख्याओं को, ना तो 5 को, ना तो 7 को, ना तो 11 को, और ना ही 13 को, इन संख्याओं को अब हम लोग आगे नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए और आगे नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए ये 5005 का क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ। सवाल नंबर लास्ट है जो 5वां नंबर, ये तो चौथा नंबर सवाल था, इसको हल किया जाएगा तो क्या है, ये लिखा हुआ है हमारा 74 29। संख्याओं को अगर लास्ट में 9 है, अगर लास्ट में 9 है तो संख्या किससे किससे कट सकती है, या कि तो संख्या 3 से कटेगी, अगर 3 से नहीं कट पा रही तो फिर किससे कटेगी, 7 से कटेगी, या फिर अगर 7 से नहीं कट पा रही है तो 13 से कटेगी, अगर 13 से भी नहीं कट पा रही है तो वह संख्या 17 से कटेगी। तो 3 अगर हम चेक करें इसको तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 से नहीं कट रहा है। 7 देखें तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 से भी नहीं कट रहा है। 13 से अगर देखें तो 13 बचे 65, कितना बचा 9 हो गया 92, 13 7 91, 19 नहीं कट रहा है 13 से। चलिए अब 17 चलिए देखिए 17 चेक करते हैं, तो 17 चौका 68, कितना बचा 6 हो गया 62, और 17 ते 51, 17 ते 51 बचा कितना, तो बचा यहाँ पर 11, और 17 सत्ते 119। अब किससे कटेगा, अगर यहाँ पर 17 अभाज्य संख्या से कटा है तो भी 17 से बड़ी ही संख्या से कटेगा, इससे छोटे नहीं कटेगा। तो 17 के बाद अभाज्य संख्या क्या है, 19 है, तो 19 से चेक करते हैं, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, बचा कितना यहाँ पर 5, और हो गया 57, 19 से 57, और फिर लास्ट में 23 है, तो 23 एकम 23। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड किसका है, 74 29 का, बराबर किससे कटेगा, 17 गुणे 19 और गुणे 23 और गुणे 1। तो इस संख्या का ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड किसका, 74 29 का, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल पांचों समझ में आ गए हैं। अगर आ गए हैं, अगर अभी आप तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और चलिए देखिए प्रश्नावली जो हमारा है 1.2 का सवाल नंबर जो दूसरा है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर किसके होता है, इक्वल किसके होता है, तो HCF गुणे LCM के, लासा गुणे मासा के, है ना। तो चलिए देखिए इसमें हमसे ये कह रहा है कि निकाल दोनों का पहले हमें निकालना है LCM और HCF, फिर हमें ये जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ये बराबर होता है किसके, LCM और HCF के। तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे क्या, LCM और HCF। तो कैसे निकलेगा, आप 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 गुणे 13, 13 दूना 26 और गुणे 1, ये तो बनेगा 2 गुणे 13 गुणे 1, 91 का अगर हम काटेंगे तो 13 7 91, 7 गुणे 13 और गुणे 1। सबसे पहले अगर हम HCF निकालें, क्या निकालें, HCF निकालना आपको आता है, पहले से जानते हैं, इसमें सेट बनाना होता था ना। तो देखिए इसमें सेट बनाएंगे तो एक 13 का सेट बनेगा, एक 1 का बनेगा, तो इस तरह से आप गुणा कराओगे तो 13 एकम 13, HCF कितना आ गया, 13 आ गया। अगर LCM निकालना हो तो LCM कैसे निकलेगा, तो LCM जो है निकालने का आसान तरीका, देखो जो सेट बन गया है उसको आप पहले लिख लीजिए। तो किसका सेट बना था, 13 का और 1 का। अब बची हुई जो संख्या है इसमें
बची हुई जो संख्या है उसको उतार देना है। जैसे मान लो ये 2 है ना, तो 2 को उतार लेना है। ठीक, फिर आगे 7 बच रहा है तो 7 को भी उतार लेना है। यानी एलसीएम में सारे डाटा आ जाते हैं, जो सेट बनते हैं पहले उनको, फिर जो छूट रहे अंक उनको भी साथ में गुणा कराना है। 7 दूनी 14, एक अन्नम 14, 14 42 का 2 हासिल आए 4, और 14 एक अन्नम 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 182। यानी एलसीएम जो है वो हमारा आ गया 182, और एचसीएफ जो है वो हमारा आ गया क्या 13 आ गया, है ना। अब हमें यहाँ पर जांच करना है। जांच ये करना है कि फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, यहां से ध्यान रखना कि प्रथम संख्या कहें या पहली संख्या कहें, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है किसके, एलसीएम और गुणे एचसीएफ। ये फार्मूला आपको याद रखना, बहुत काम की चीज है, बहुत आगे तक आप काम करेगा। ठीक है, क्या होता है फार्मूला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या पहली पद गुणे दूसरी पद बराबर किसके होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो यहाँ पर तो इस फार्मूला का हम ये यूज करेंगे कि इसकी सत्यता की जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है या नहीं बराबर है। यहाँ पर तो केवल इतना ही चेक करना है, लेकिन हो सकता है इसके आगे इस पर एक सवाल भी बन जाए। इसे मान के चलो कि इसमें 4 चीजें हैं ना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, मतलब एलसीएम और एचसीएफ, 2 इधर और 2 इधर। तो इसमें से आपको 3 डाटा देगा, चौथा कोई पूछ लेगा तो इसी फार्मूला से निकालना होगा। जिसे कहा कि प्रथम संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है और इसका एलसीएम ये है, तो एचसीएफ निकालो। तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो। तो जिसको निकालना है वो उससे रोक लेनी है, और एलसीएम पहले से पता है तो ये गुणे में तो कहाँ जाएगा, बटे में। चेक कर दीजिए, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है मान, पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 91, और बराबर एलसीएम कितना है, तो एलसीएम हमने निकाला है अभी कितना 182, और गुणे में एचसीएफ हमने निकाला है कितना 13। गुणा करा दीजिए आप। तो जब गुणा कराओगे यहाँ पर तो देखिए 13 दूना 26 का 6 हासिल आए 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल आए 10, 13 का नाम 13 और 10 हो गया 23, 2366। तो इसका भी गुणा कराओगे आप तो आएगा 2366 ही आएगा। अगर नहीं समझ पा रहे तो गुणा करा के भी देख लीजिए। देखिए अगर यहाँ पर हम 91 को अगर 26 से गुणा कराएंगे तो 6 का नाम 6 और 6 9 कितना हुआ 54, 2 एक नाम 2 और 2 9 18 हो जाएगा हमारा कितना 6, 4 2 4 2 6 8 5 13 3 हासिल आए 1 1 2 देखिए 13 2326 इधर भी 2326 इधर भी। तो इस तरह से इसकी जांच हो गई। संख्या और दूसरी संख्या को जो आप गुणा कराओगे तो ये बराबर किसके होगा, तो ये बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो ये है पहला नंबर सवाल। उम्मीद है कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आ गया। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अगर नहीं समझ पा रहे हो डायरेक्ट तो आप क्या करिए, इसको काट दीजिए, इस तरह से विभाजित कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब चला दीजिए 3, तो 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15। अब चला दीजिए 5, तो 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5 और 5 सत्ते 35। फिर आगे देखिए क्या हो जाएगा 17 एक अन्नम 17, है ना, 17 एक अन्नम 17। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 3 5 17 गुणे 1। अब 92 की देखिए तो क्या कुछ हम काटेंगे 2 से, तो 2 चौक 8 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटोगे तो जाएगा 2 दूनी 4 2 6, यानी बन जाएगा ये 2 गुणे 2 और क्या बनेगा गुणे 23 और गुणे 1। तो इसमें केवल 1 2 का सेट बनेगा, यानी एचसीएफ जो हमारा आएगा वो केवल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, सारे अंकों को एक साथ लिखकर गुणा करानी है। एलसीएम, तो एलसीएम में कौन कौन है, देखिए 2 तो पहले है ही है, वो 2 आ ही जाएगा, 1 2 और बच रहा है, इसको भी उतारना है ना। उसके बाद क्या है, देखिए 3 है, इसको उतारना है। उसके बाद 5 को उतारना है, उसके बाद 17 को उतारना है, और उसके बाद इसको उतारना है 23 को। इतनी संख्याओं को हमें गुणा कराना है, ठीक है। तो गुणा कराइए, 2 दूनी 4 4 थे 12 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यहाँ तक कितना हुआ 60, 60 में 23 से और 17 से और गुणा करा दीजिए, तो 17 पंचे 85, 17 छक्का 102, 102 हो गया, 0 लग गया, नहीं 1020। अब गुणा कराना है इसको 23 से, 23 0 0, 23 दूना 46 के 6 हासिल है 4, 23 0 0 4 हासिल 4 हो जाएगा, 23 एक अन्नम 23, ठीक है। यानी एलसीएम जो हमारा आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा कितना 23 460।
अब हमें चेक करना है इसी फार्मूला पर, तो क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बराबर किसके होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना। तो पहली संख्या क्या है, 510 गुणे 92, तो हमने लासा निकाला 23460 गुणे एचसीएफ कितना निकाला गया, एलसीएम यहाँ पर हमारा है, एलसीएम है 23460 और एचसीएफ हमने निकाला है कितना, 2। अब इसको चेक कराओ कि दोनों डाटा बराबर है या नहीं है। तो 2 से गुणा कर, 2 छंग 12, 2 हासिल 1, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 1 हो जाएगा 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 छंग 12, 2 हासिल 1, 2 चौक 8, 1 हासिल 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इधर जब आप गुणा कराओगे तो अगर यहाँ पर हम 92 को 51 से गुणा करा रहे हैं, 0 लास्ट में लगा लेंगे, 2 1 2, 9 1 9, है ना। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 9 45 और 1 46, ठीक है। ये हो जाएगा 2 9 और ये जाएगा 46। देखो पीछे 0 था, 1 0 पीछे लगा लेंगे, है ना। तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या, 46 920, 46 920, यानी 46 920। देखिए दोनों डाटा बराबर है, तो इस तरह से इसकी भी जांच हो गई है ना। तो ये सवाल नंबर पहला है, सवाल नंबर दूसरा है। उम्मीद है कि आपको दोनों समझ में आया है। देखें इसको, चलिए देखिए ये हमारा सवाल नंबर क्या है, दूसरे का तीसरा नंबर सवाल। इसको भी क्या करना है कि एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फिर जांच करना है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 336 का अभाज्य गुणनखंड कैसे पता करोगे, नहीं पता है तो इस तरह से काट लेना है आपको। 2 चलाओगे, 2 1 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चलाओगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चलाओगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 चलाओगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, है ना। फिर चलाओगे 3 तो 3 7 21 और 7 1 7 और 1 बचा, है ना। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 है गुणे 3 गुणे 7 और गुणे क्या है 1, ये हो गया। अब 54 का क्या होगा, 54 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए साइड में, अगर आपको समस्या हो रही है तो, है ना। देखिए 54 को काटोगे आप पहले 2 से, तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 चलाओगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, क्या बना, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 3 है और गुणे 1। अब एचसीएफ हमें सबसे पहले निकालना है, ध्यान रखना है, सबसे पहले हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन वाले वस्तुओं को लिखना है और गुणा करा देनी है। जो कॉमन वाली वस्तु अंक है उन्हीं का गुणा कराना है। इसे लिखोगे पहले एचसीएफ, है ना। अब एचसीएफ में देखो 2 का सेट बनना है, ये 2 का बना, है ना, ये 2 का बना, 2 उतार दीजिए। अब कौन सा सेट बनना है, और तो बनना है, एक 3 का बनना है, तो एक 3 का बना दीजिए। और किसका बनना है, एक 1 का बनना है, तो 1 का बना दीजिए। अब इसका गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 3 6 1 6। एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 6। यहाँ तक आपको समझ में आई सवाल। अब एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, जो सेट बन गए हैं उनको पहले उतार लेनी है। तो किसका बना हुआ था, 2 का, 3 का और 1 का। अब बची हुई संख्या दोनों में सबको गुणा करानी है। तो भाई ऊपर वाले में क्या बचा है, 2 2 2 1 7, यानी 3 बार 2 बचा हुआ है और 1 7 बचा हुआ है। नीचे कौन छूटा हुआ है, तो डबल बार 3 छूटा हुआ है, तो 3 डबल बार उतारना पड़ेगा, बाकी तो सेट बन गया। अब गुणा करानी है इसको, तो 2 3 6, 2 3 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। यहाँ तक तो बन गया 48, 3 3 का 9 और 9 सत्ते बन गया 63। यहाँ तक कितना बन गया, 63। अब इनका गुणा करा देंगे, तो ये हमारा बनेगा 48 को जब हम 63 से गुणा कराएंगे, 3 8 24 का 4 हासिल है 2, 3 चौक 12 2 14, 6 8 48 का 8 हासिल है 4, 6 चौका 24 तो 4 28, ये बन गया 4 8 4 12 2 हासिल है 1, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल है 1 और 2 1 3, यानी 30 24। एलसीएम हमारा आ गया 3024। यहां तक आप समझ गए। अब फार्मूला आपको जांचने के लिए क्या लगानी थी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर किसके होता है, एलसीएम और गुणे एचसीएफ, इसी के होता है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ।
तो पहली संख्या हमारी क्या है 336 गुणे कितना है 54। उसके बाद एलसीएम हमने निकाला है कितना 30 24। एचसीएफ कितना निकाला गया है 6। तो इसका गुणा करा दीजिए। तो इसका गुणा जब कराओगे तो बनेगा क्या, देखिए 6 चौका 24 का 4, 6 चौका 24 का 4 हासिल है 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल है 1, 6 0 0 1 हो जाएगा, 6 3 कितना बन गया 18, 18,144। तो इधर का गुणा भी वही बनेगा क्या 18,144, है ना। तो ये दोनों की क्या हो जाएगी, सत्यता की जांच हो जाएगी। यहाँ पर एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो उम्मीद है कि सवाल नंबर आपको 3 भी समझ में आ गया है। अगर आपको सवाल नंबर 3 समझ में आ गया है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर इसका अगला सवाल देखिए। चलिए देखिए प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर अगर हम तीसरा की बात करें तो इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके बाद में क्या कर देना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेनी, ये सवाल है ना। चलिए देखिए अभाज्य गुणनखंड 12 का क्या होगा, तो 2 दूनी 4 3 12 1 12, यही तो होगा। 15 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 1, 3 5 15 1 15। 21 का करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 गुणे 7 गुणे 1, 3 7 21 1 21। किसका सेट बनना है, पहले देखिए उभयनिष्ठ जो डाटा है वो हमारा 3 का बन रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। तो 3 हमारा और 1 बन रहा है तो इसलिए 1 का, है ना। तो 3 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 3, यानी एचसीएफ हमारा जो है वो आ गया 3। अब एलसीएम की बात हो जाए तो एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में वो संख्या को लिखना है जो उन दोनों के पास है। पहले एचसीएफ वाले डाटा को लिख लीजिए। तो एचसीएफ वाले कौन था 3 और 1। अब छूटी हुई संख्या को सबको लिखना है। इसमें कौन छोटा है 2 2, 2 बार 2 छोटा, इसको उतारना है मल्टीप्लाई में करते हुए, नहीं गुणा में करते हुए। इसमें क्या छोटा हुआ है 5, इसको उतारना है। इसमें क्या छोटा है 7, तो इसको सबको गुणा करानी है। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यहाँ तक कितना आ गया 60, ठीक है। अब देखिए 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लीजिए, 7 छंग कितना होगा 42, 7 छंग हो गया 42। अब 0 लगा इसके पीछे लगा दीजिए, आपका गुणा तैयार। इस तरह से आपका एलसीएम हो गया। सवाल नंबर पहले समझ में आया। अभाज्य गुणनखंड कर रहे सेट बनाए, जो सेट बन गया उभयनिष्ठ वो हमारा एचसीएफ। एलसीएम में जो बना है सेट पहले उनको उतारना है, फिर बची हुई सब में डाटा को लिखकर मल्टीप्लाई करा देनी। 420 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आगे इसके हम बात करें ये वाले सवाल में 17 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, तो ये होगा हमारा 17 1 17। 23 क्या होगा, तो 23 भी अभाज्य संख्या है तो हो जाएगा 23 गुणे 1। और 29 क्या हो जाएगा, तो ये भी बनेगा हमारा 29 गुणे 1, क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्या है। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बनेगा 1, एचसीएफ बन जाएगा 1, एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम में क्या होगा, तो एलसीएम में पहले एचसीएफ वाले को, तो सारे डाटा छूट गए है ना, तो इसको सभी को गुणा कराना है। 17 गुणे 23, है ना, गुणे 29। चलिए भैया कराइए इसका गुणा। तो इसको गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 17 1 17, 17 ते 51, 51 का 1 हासिल है 5, 17 दूना 34, 34 और 5 हो जाएगा 39। 17 ते 51 का 1 हासिल है 5, 17 दूना 34 और 5 39, गुणे 29 और कराना है। इसको और थोड़ा गुणा कराओ भैया 29 से। 91 को जब हम 29 से गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या 9 1 9, 9 9 81 का 1 हासिल है 8, 9 3 27 और 8, 27 8 हो जाएगा 35। 2 1 2, 2 9 18 का 8 हासिल है 1, 2 3 6 और 1 7, ये हो जाएगा 9 2 1 3, 8 5 13 3 हासिल है 1, 7 3 10 और 1 11, 7 3 10 1 11। हाँ, यानी एलसीएम इसका जो है वो आ जाएगा हमारा 11 3 39। कितना जाएगा 11 3 39। अब उसके बाद में सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा की अगर हम बात करें क्या करना है, इसको भी वही काम करना। पहले अभाज्य गुणनखंड सबका कर दीजिए। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 1 8। 9 का क्या हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 और गुणे 1, है ना, 3 त्रिक का 9 गुणे 1। फिर आगे क्या है 25 है, तो 25 का गुणा क्या होता है, तो 5 गुणे 5 25। तो इसमें सेट हमारा केवल 1 का बनेगा। किसका बनेगा 1 का। तो अगर हमारा सेट केवल 1 का बन रहा है तो एचसीएफ हमारा और केवल बनेगा केवल 1। एचसीएफ हमारा कितना आ गया 1,
एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में हमको सभी को गुणा करा देनी है। कौन कौन है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3 और फिर गुणे कितना हो जाएगा 5 गुणे 5, ये तो करानी है। तो अब इसको गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंचे 40 और 40 पंचे हो गया 200, 40 पंचे 200 हो गया। अब 200 को हमें क्या करना है, 200 आ गया कितना 200 और गुणे 3 तरीका हो गया 9। तो एलसीएम बराबर कितना हो गया, ये बन गया हमारा 9 दूनी 1800। हमने कैसे गुणा करा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, फिर यहाँ से उठाकर 5 में गुणा करा दिए, 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200, अब 3 तरीका 9 को गुणा करा दिए तो कितना हो गया 1800। इस तरह से एलसीएम हमारा कितना आ गया 1800। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर तीसरे का, ये सवाल नंबर तीसरे का तीनों सवाल आपको समझ में आ गया है। अब आज अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों सवाल समझ में आ गया होगा। इतना वाली हमारी क्या है 1.2 का जो सवाल नंबर चौथा है, इसमें कह रहा है कि एचसीएफ, किसका एचसीएफ 306 और 657, 306 और 657 का एचसीएफ जो 9 है ये दिया है, हमें इसका एलसीएम निकालना है, किसका 306 और 657 का। देखिए हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, आपको हम सवाल नंबर दूसरा में जो है एक सवाल ये था कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके उसका हमें क्या करना है, जांच करना है कि प्रथम संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है किससे, एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो हमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर पहली संख्या, क्या लिखेंगे पहली संख्या गुणे क्या लिखेंगे दूसरी संख्या, और बराबर ये क्या होता है, तो ये बराबर होता है एलसीएम और गुणे में क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ। ये फार्मूला हमें पता ही है पहले से। अब इसमें हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो अगर एलसीएम निकालना है तो गुणे में क्या है एचसीएफ कहाँ आ जाएगा, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या के बटे में। तो हम लिखेंगे क्या, एलसीएम बराबर ये हो जाएगा हमारी प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में क्या आ गया एचसीएफ। अब मान लगा दीजिए एचसीएफ, तो मान किसका लगाना है, पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657, 657 और बटे में क्या है 9 है। अब इसको थोड़ा कैंसिल कर दीजिए, देखिए 9 एकान्नम 9, 9 तिरिक 27, 9 एकान्नम 9, 9 तिरिक 27, कितना बचा यहाँ पर 3 बचा हो गया 36 और 9 चौक 36, कितना आ गया 34। इन दोनों का गुणा कराना, किसका 657 और क्या है 34 का आप गुणा करेंगे तो बनेगा क्या, 4 सत्ते 28 का 8 हाथ से लाए 2, 4 पंचे 20, 2 22 का 2 हाथ से लाए 2, 4 छंग 24 और 2 कितना हुआ 26, एक स्थान छोड़ दीजिए। 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से 2, 3 पंचे 15, 2 17 7 हाथ से लाए 1 और 3 छंग 18 1 19, इसको जोड़ोगे तो बनेगा क्या 8 2 1 3, 7 6 13 3 हाथ से लाए 1, 9 2 11 1 12 और 1 1 2 यानी 22,329। यानी इन दोनों का हम गुणा करेंगे किसका 34 गुणे 657, तो बराबर हमारा एलसीएम आ जाएगा 22,338। ये क्या है, ये है एलसीएम। समझ में आपको आ गया। उम्मीद है कि सवाल नंबर आपको चौथा समझ में आया है। अगर सवाल नंबर चौथा समझ में आ गया है, अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पांचवा है, ये क्या है, इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए हमें इसमें क्या दिखाना है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा वो शून्य पर खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें केवल सवाल दिया है 6 की पावर n, इसको बताना है कि क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकता है, अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है, इसको हम लोग को चेक करना है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और आपको एक चीज यहाँ पर आपको जानकारी रखना जरूरी है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी, कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी, अगर वो शून्य पर कब खत्म होगी, जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा। यहाँ पर लिख लीजिए कि कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर जब समाप्त होगी
उसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का हो, तब वो समाप्त हो सकता है। यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या शून्य पर जब समाप्त होगी, यदि उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 यानी 2 गुणे 5 के होल पावर n के रूप का होगा, तब, है ना। अब सवाल में हमारा क्या है? 6 के पावर n, तो इसका हम गुणा कराएंगे कि 6 के पावर n का प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो यह है 2 गुणे 3 का होल पावर n, ये तो बनेगा 2 गुणे 3, क्योंकि 6 का होता 3 दूनी 6 होता है ना। तो 2 गुणे 3 का होल पावर n है इसलिए यानी 6 पावर n प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर n है। अतः 6 पावर n प्राकृत संख्या शून्य पर नहीं समाप्त होगी, नहीं समाप्त। पहले ये जानकारी रखेंगे कि कौन सा प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर हम आपको समझाइए कि ये ध्यान रखना कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, वो शून्य पर जब समाप्त होगी, यदि उसका गुणनखंड यानी उसका अभाज्य जो गुणनखंड होगा, ये 2 बार लिखा हुआ है, जिसका अभाज्य गुण, यदि उसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या है? 2 गुणे 5 के पावर n, अगर इसके रूप का होगा, ठीक, कि 2 गुणे 5 के पावर के जो है वो n के रूप में ही होगा, तभी वो शून्य पर समाप्त हो सकता है। लेकिन 6 पावर n ये जो प्राकृतिक संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है, नहीं 2 तो है, लेकिन 5 के स्थान पर क्या आ गया? 3 आ गया। इसलिए ये हमारा जो है 6 पावर n प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर ये 5वां समझ में आया है। देखिए सवाल नंबर, ये प्रश्नावली जो हमारा है 1.2 का सवाल नंबर, अगर हम 6 की बात करें, तो सवाल नंबर 6 में लिखा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और मतलब ये अलग सवाल हो गया, और के बाद 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब ये जो है दोनों संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। क्यों हैं ये हमको बताना है। ये सवाल नंबर 6 है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी रखना जरूरी है कि भाज्य और अभाज्य क्या होती है। संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या जो है उसका गुणनखंड यानी उसका जो गुणनखंड होगा वो केवल 1 होगा, 1, और उसके साथ स्वयं मतलब वह संख्या स्वयं की होगी। और भाज्य क्या होता है? तो भाज्य संख्या जो है वो 1 के अतिरिक्त भी गुणनखंड होगा, 1 के अतिरिक्त, मतलब 1 तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त भी उसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि हमने कहा 5, तो 5 का गुणनखंड क्या होता है? तो 1 गुणे 5 होगा। अगर हम कहें कि 6 क्या गुणनखंड क्या होता है, तो 6 का गुणनखंड आप कह सकते हो सर जी 1 गुणे 6 भी होता है और 2 गुणे 3 भी होता है, क्योंकि 6 का नाम 6 भी होता है, 2 गुणे 3 भी होता है। लेकिन क्या हम 5 को 2 और तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये स्वयं का है, ये स्वयं का मतलब ये संख्या स्वयं है। यहाँ पर इसके अतिरिक्त मतलब 1 तो है ही है, इसके अतिरिक्त और भी गुणनखंड होगी, उससे हम कहेंगे भाज्य संख्या। उम्मीद है कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई। अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं तो अब सवाल को यहाँ हम काम करते हैं, लगाना शुरू करते हैं। पहला सवाल इसको हल करते हैं। 13 है, अगर यहाँ पर हम क्या करें 13 ले ले कॉमन, क्या ले ले 13 कॉमन ले ले, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 गुणे 11 हो जाएगा, और प्लस का 13 चला गया तो क्या बचा 1। कॉमन निकाले हैं, क्या निकाले हैं? कॉमन। यानी यहाँ पर 13 गुणे हम 1 लिख सकते हैं ना, 13 गुणे 1, तो ये 13 बाहर चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, है ना। समझ गया आप लोग। अब इसको क्या करिए कि लिखा है 13 और फिर 11 सते कितना होगा 77, तो 11 सते हो गया 77 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 13 गुणे 77 और ये कितना हो जाएगा 78। तो एक तो गुणनखंड 13 का ये है,
और 78 को और भी तोड़ा जा सकता है। जैसे मान लो अगर आप 78 को और तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, जैसे मान लो 78 लिखा हुआ, 2 से तोड़ दिया, 2 3 6, दोनों 18, फिर 3 से तोड़ दिए, 3 का नाम 3 3 3 का 9 है ना, तो कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 13 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया और 1 का भी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो 1 के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड है, अतः ये क्या है, भाज्य संख्या, अतः ये भाज्य संख्या है। आप लोग समझ पा रहे हैं हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। पहले तो आपको भाज्य अभाज्य की जानकारी होनी चाहिए। अब जब भाज्य और अभाज्य की जानकारी हो गई तो इसको हमें सॉल्व करने की तरीका, यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया, अब जो बचा उसका गुणा करा दिया, यहाँ से 13 चला गया तो 1 बचा, 11 7 77 और प्लस 1 बाहर 13 ही है, तो 13 गुणे 78, एक तो 13 का गुणनखंड ही है, दूसरा 78 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 से भी टूट जाएगा, 3 से भी कटता है और 13 भी आता है, तो इसके 3 4 गुणनखंड हो गए। और अभाज्य का होगा जब केवल उसका एक हो और स्वयं का हो, लेकिन तो और भी अन्य संख्या आ रही है, इसीलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, अभाज्य नहीं रहेगी। अब इस सवाल को सॉल्व कर दें। इस सवाल में क्या करना है, तो इस सवाल में देखिए आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 5 कॉमन नजर आ रहा है 5, तो आप क्या करिए 5 को बाहर निकालिए। अब बचा क्या, बचा यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और यहाँ पर बचा प्लस का 1। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब आप 5 बाहर निकालेंगे तो 1 तो बचेगा ही बचेगा। जैसे यहाँ पर हमने बताया था ना कि 13 गुणे 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 13 कॉमन ले लिए तो 1 बचा। ऐसे यहाँ पर भी होता है, 5 गुणे 1 कर दें तो कोई समस्या नहीं होगी, 5 बाहर लेंगे तो 1 बचेगा। अब ये 5 बाहर है, इसको अंदर सबका गुणा करा के 1 जोड़ना है, क्योंकि एक प्लस से प्लस का 1 है ना, तो गुणा करिए। 1 दूनम 2, 2 3 6, 1 दूनम 2, 2 3 6, 6 चौका 24, यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ तक हो गया 24, इसको गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, 7 6 42, तो कितना हो गया ये 42, इन दोनों का गुणा करा दीजिए। तो यहाँ साइड में देखिए, अगर हम 24 और 42 का जब गुणा कराते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, जोड़े कितना हुआ 8, 6 और 4 10 का 0 हासिल आए 1, अरे वो 8 और 1 9, 1 हासिल हो गया 10, है ना। तो ये होगा 1008 और प्लस का 1, और इसको जब आप जोड़ दोगे एक इसमें तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 5 गुणे 1009। ये अब आगे कट सकता है, अब कटे या ना कटे वो तो अलग की बात है, लेकिन 1 के अतिरिक्त देखिए 5 है गुणनखंड ना, 5 भी आ गए, 1 तो है ही है लेकिन 5 भी है, तो इसलिए ये भी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि लिखोगे क्या, 1 के अतिरिक्त, 1 से नहीं होगा सॉरी, 1 के होगा, ध्यान रखना यहाँ पर, 1 के अतिरिक्त भी एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड है, अतः ये संख्या, ये भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये, भाज्य संख्या है। तो 2 सवाल करके था, मतलब एक ही में 2 सवाल पूछ रहा था, एक तो व्याख्या भी कर दिए और कैसे लगाना है ये भी आपको समझा दिए। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 6 समझ में आया है। देखें इसको, ये प्रश्नावली जो हमारा है 1.2 का सवाल नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए ये हमारा सवाल है, 2 लोग हैं, एक है सोनिया, सोनिया को कितने लगता है, 18 मिनट लगता है, क्या लगता है 18 मिनट, और दूसरा कौन, दूसरा है रवि को कितना लगता है, तो 12 मिनट लगता है। इस वृत्ताकार पथ पर मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पर सोनिया को कितना समय लगता है, तो उसको लगता है 18 मिनट, और जो रवि है उसको कितना लगता है, तो उसको लगता है 12 मिनट, कितना लगता है 12 मिनट।
अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किए, तो सोनिया को तो लगेगा 18 मिनट और रवि वो 12 मिनट में ही एक चक्कर पूरा कर देगा। मतलब रवि यहाँ से इससे स्पीड चल रहा है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितने समय बाद ये फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। करना कुछ है नहीं, आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम लेना है कि 18 और 12 का। अगर 18-12 का आप एलसीएम ले लेंगे, जो आप एलसीएम निकालेंगे वही समय होगा इन दोनों को प्रारंभिक स्थान में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने की। तो आपको एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से आता है। क्या करना है, 18 का गुणनखंड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 × 3, 3 दूनी 6, 3 18, एक अन्नम 18। दूसरा 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 2 × 3 × 1, 2 दूनी 4, 4 में 12, एक अन्नम 12। हमें एलसीएम के लिए क्या करना है, हम आपको एलसीएम के लिए ये बताए थे, सबसे पहले सेट बनाना है। जो सेट आए पहले उसको लिख दीजिए, ठीक है। सेट बनेगा पहले उसको लिखना है, उसके बाद जो संख्या छूट रही है उसको भी लिखना है एलसीएम में। एलसीएम में क्या था कि जो सेट बन जाता है उसका गुणनखंड आप गुणा कर लीजिए लिखकर, तो आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में जो सेट बनना है उसको भी, और जो डाटा छूट रहा है दोनों में उसको भी लिखना है। अब गुणा करा देना है, तो 2 3 6, 6 कन्नम 6, 6 3 18, 18 दूना 36, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 36। तो इन दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट में पहुंचेंगे, तो ये दोनों पहुंचेंगे कितना, यानी सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे या पहुंच जाएंगे। स्थान पर एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, ठीक है। वृत्ताकार हमारा क्या था, पथ था, रास्ता था, उस पर सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट लगता था एक चक्कर लगाने में। दोनों का हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम जो हमारा आएगा वही है समय जो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। अगर इसमें सवाल में थोड़ा सा ये अगर आपसे पूछ लेता कि वो कितने चक्कर दोनों लगाएंगे कि एक ही स्थान पर पहुंच जाए, दोनों कितना चक्कर मतलब कितने राउंड लगाए कि दोनों एक साथ कितने चक्कर के बाद मिलेंगे। तो देखो सोनिया को अगर हम बात करें कि सोनिया कितने चक्कर काटेगी, तो कितना टाइमिंग आया, 36। 36 को आप 18 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, यानी सोनिया कितने चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर लगाएगी। अगर रवि की बात किया जाए तो रवि कितना लगाएगा, तो देखिए रवि जो है हमारा R = 36/12, तो 12 3 36, यानी रवि लगाएगा 3 राउंड और सोनिया लगाएगी 2 राउंड। तो दोनों यानी सोनिया 2 राउंड लगा यहाँ पहुंचेगी तो उसका 2 ही पूरा होगा, जबकि रवि का कितना पूरा हो जाएगा, 3, और दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद, 36 मिनट के बाद पहुंच जाएंगे। उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 7वां समझ में आया है। ये प्रश्नावली 1.2 का अंतिम सवाल है, लास्ट सवाल था। फिर मिलेंगे हम 1.3 नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार थे, आपको वीडियो सब अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल पर, यदि चैनल पर आप लोग पहली बार हैं।